हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला हुआ है सीडीएस सेकंड पेपर 2024 का, जो कि 1 सितंबर को होने वाला है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और इसका एज क्राइटेरिया क्या है, और साथ ही साथ देखेंगे कि इसमें सिलेबस क्या आता है और किस तरह का पेपर पैटर्न रहता है। तो अगर बात की जाए तो इसका जो ऑनलाइन पोर्टल है वो है आपका upsconline.nic.in। इसमें आपको जो करना है वो करना है ओ टी आर का मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आपको कुछ कुछ डिटेल अपनी एक बार में डालनी पड़ती है जो आपको बार बार नहीं डालनी पड़ती। फिर उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब लॉगिन करेंगे तो उसमें जाएंगे आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन में, और वहाँ से आप जो भी नए एग्जामिनेशन आए हैं उनको भर सकते हैं। तो इसकी जो डेट की ऑनलाइन स्टार्ट हुई है वो भी आपकी 15 मई से स्टार्ट हुई है, और कब तक है ये है आपकी 4 जून तक। तो तब तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो लास्ट डेट का इंतजार ना करते हुए आप पहले ही भर सकते हैं फॉर्म। तो इसकी जो ऑनलाइन फ़ीस है वो है आपकी 200 रुपीज़। तो ये है आपकी यू आर में होता है जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए। और बाकी कैटेगरी जैसे कि एससी एसटी हैं, एससी हो गए, एसटी हो गए और फीमेल हो गए, तो इनके लिए फ़ीस जीरो है, तो इनके लिए फ़ीस नहीं है। और साथ ही साथ इसमें आगे देखेंगे तो इसमें पता लगेगा हमें, हम देखते हैं कि इसमें आपकी पेनल्टी भी है। तो अगर आप जब पेपर सॉल्व करेंगे तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, मतलब आप कुछ गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपको उसके पॉइंट भी कटेंगे, उसमें आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। साथ ही यहाँ देखा जाए तो इसमें जो पेपर आता है वो आता है OMR सीट वाला। इसमें अभी ऑनलाइन पेपर का सिस्टम नहीं है, इसमें आपको पेपर घर को मिलता है और OMR जमा हो जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप OMR भरने जाएंगे, जब अपना सीडीएस का पेपर देने जाएंगे, तो उसमें सबसे हमेशा क्या ले आनी है, ब्लैक बॉल पेन। आपको जेल पेन नहीं ले आनी है, साथ ही ब्लू पेन भी नहीं ले आनी। कौन सी ले आनी है, ओनली ब्लैक बॉल पेन। साथ ही आगे देखेंगे तो इसमें जो पोस्ट आई हैं वो आई हैं आईएमए के लिए, इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए आए 100 पोस्ट, इंडियन नेवल अकेडमी के लिए आए 32 पोस्ट, एयरफोर्स अकेडमी के लिए आए 32 पोस्ट, और ओटीए जो कि आपका मेल है उसके लिए आई हैं आपके पास 276 पोस्ट, और ओटीए फीमेल जो है उनके लिए आई है ओनली 19 पोस्ट। तो टोटल मिला के पोस्ट आ गई 459। आगे देखिए तो इसमें आपको दिया हुआ है कि आपके पास क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और ये साथ ही साथ कुछ सेंटर्स दिए हुए हैं। तो इसमें से आप अपने सेंटर, अपना स्टेट के हिसाब से, अपना सिटी के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सा पास पड़ेगा, उस हिसाब से अपना सेंटर भर सकते हैं। तो ये बहुत सारे हैं, देख लेना आप, हर स्टेट के हिसाब से हैं। साथ ही अगर आप एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो सबसे पहले नेशनलिटी। तो आप या तो सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए या सिटीजन ऑफ नेपाल होनी चाहिए, नेपाल में गोरखा। और उसके साथ साथ या तो आप ईस्ट अफ्रीकन, केनिया, युगांडा, कुछ कंट्रीज़ दी अगर यहाँ से हैं, वैसे आप ज़्यादातर इंडिया ही देख रहे होंगे, तो इंडिया की सिटीजन के लिए सिंपल सा है कि इंडिया की सिटीजन होनी चाहिए। आगे देखिए अगर एज लिमिट देखी जाए तो IMA, INA, यहाँ लिख देता हूँ, IMA, INA और AFA, इन तीनों के लिए मतलब एज कैटेगरी सेम है। तो ये है आपकी 2 जुलाई 2001 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में होना चाहिए, ना इससे पहले ना इससे बाद होना चाहिए। अगर देखा जाए तो सिंपल से एज 20 से 24 ईयर है, लेकिन आप लोग कुछ सोचेंगे कि हमारी एज तो भी 20 से ज़्यादा है, 24 से कम है, लेकिन फिर भी हम नहीं दे पा रहे। तो ये है कि ये इसलिए होता है क्योंकि ये जो डेट ऑफ, ये आपकी ईयर है, जो एज है, ये आपके जो आपकी ज्वाइनिंग की एज होती है उस हिसाब से देखा जाता है। लेकिन इसमें आपके एक एक्सेप्शन है, अगर आपके पास क्या है, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है जो कि DGCA का दिया हुआ है और वो वैलिड है जो भी और करंट है, तो इसके लिए आपकी एज हो जाती है 26 हो जाती है। और इसमें जो आपकी छूट मिलती है वो मिलती है 2 साल के लिए तक। तो इसमें आपकी एज हो जाती है 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2005 के बीच में। और अगर OTA की बात की जाए तो OTA में एज आपकी, OTA में जो दी गई है एज क्राइटेरिया वो दिया गया है 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2006 के बीच में, मतलब इसमें डबल एज आपकी 25 रहती है। और साथ साथ इसमें दिया हुआ है कि मैरिड जो है वो भी दे सकते हैं, लेकिन मैरिड के में और आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपको मैरिज की परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन जो डिवोर्सी है, मेल डिवोर्सी और विडोवर हैं, उनको इस फॉर्म को भरने की इजाज़त नहीं है। साथ ही दिया गया है कि जो डेट ऑफ बर्थ आप डालोगे वो हमेशा आपकी किससे होनी चाहिए, वो आपकी मेट्रिकुलेशन मतलब 10th के एग्ज़ाम के हिसाब से होनी चाहिए। नहीं आपका कोई होरोस्कोप जिसे हम कहते हैं, चिन्ह कहते हैं, और कोई एफिडेविट या बर्थ सर्टिफिकेट भी आपका इसमें मान्य नहीं होता, ओनली 10th का होता है, जो कि आपके यूनिवर्सिटी या आपके बोर्ड से मिला होता है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो IMA और OTA के लिए क्या है, आपका सिंपल से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो कुछ भी हो सकती है डिग्री, जैसे BA, BSc, BCom कुछ भी हो सकती है, तो आप IMA और OTA के लिए भर सकते हैं। लेकिन अगर नेवी के लिए भरने जाएंगे तो नेवी के लिए आपके लिए इंजीनियरिंग ट्रेड बहुत ज़रूरी होता है, इंजीनियरिंग इसमें मांगते हैं, मतलब BTech आपसे मांगते हैं। और साथ ही अगर आपके पास क्या भरना चाहते हैं, अगर आप एयरफोर्स अकेडमी भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास डिग्री तो होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ क्या होना चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए 10+2, मतलब 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स का होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। और या तो आपके पास होनी चाहिए BTech की डिग्री होनी चाहिए।
तो फीस जो है इसमें फीस है आपकी, तो इसमें जो फीस है आपकी, फीस आपकी 200 रुपीज़। लेकिन इसमें आपको एग्जाम्पन किसमें मिलता है, फीमेल में, SC ST में, इनमें आपको क्या मिल जाता है, एक्सेप्शन मिलता है। लेकिन 200 फीस जो है ये आपकी जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए है। और जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है आपकी 4 जून 2024। और ये लास्ट टाइम है आपका 6 PM, ये भी देखना ज़रूरी। अगर एग्ज़ाम स्कीम या एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो ये होता है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, और ये होता है आपका ऑफलाइन होता है। और ऑफलाइन के साथ साथ ये जो होता है आपका OMR सीट में होता है। तो OMR सीट को हमें सावधानी से भरना होता है। तो मैं एडवाइस करूँगा कि एक बार आप OMR सीट का पैटर्न देख लें कि कैसा होता है। जैसे आप रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है किसी SSB में। SSB क्या होते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होते हैं, जो कि आर्मी के लिए, नेवी के लिए और एयरफोर्स के लिए, सबके लिए अलग अलग होते हैं। तो डेट खुद चुनने को आपको आता है, लेकिन अगर CDS का आप देंगे तो सेंटर जो होता है आपको खुद बहुत पहले वहीं से मिलता है। अगर पेपर की बात की जाए तो अगर IMA हो, चाहे INA हो और चाहे एयरफोर्स अकेडमी हो, AFA हो, तो इसमें इंग्लिश, GK और मैथमेटिक्स तीनों पेपर आते हैं, जिनका वेटेज लगभग सेम रहता है, 100 मार्क्स 100 मार्क्स 100 मार्क्स, और ड्यूरेशन भी 2 घंटे रहता है। लेकिन अगर बात की जाए OTA की, जिसको आपका मेल और फीमेल दोनों भरते हैं, इसमें आपको मैथमेटिक्स का पोर्शन नहीं होता है, ओनली इंग्लिश और GK होता है, जिनका वेटेज सेम रहता है 100 मार्क्स, और टाइम भी सेम रहता है 2 आवर्स। तो इसमें जो आपके मिनिमम मार्क्स स्कोर करना होता है वो होता है आपका 20%। 20% मिनिमम स्कोर आपको करना ही होता है हर सब्जेक्ट में, ये एलिजिबिलिटी है। और अगर नहीं करेंगे तो आप, अगर चाहे और पेपर कट ऑफ से आगे हो लेकिन मिनिमम मार्क्स किसी पेपर में नहीं है, तो आप पास नहीं माने जाते हैं। तो आफ्टर द रिटर्न टेस्ट होने के बाद आपको क्या बुलाया जाता है, इंटरव्यू, इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि जिसे हम कहते हैं SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये होता है आपके SSB क्या होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स होते हैं। ये हर जगह अलग अलग होते हैं, जैसे भोपाल में है, वाराणसी में है, इलाहाबाद में है, जिसे हम प्रयागराज कहते हैं अब, और बहुत सारी जगह हैं। आर्मी के अलग होते हैं, एयरफोर्स के अलग होते हैं, और नेवी के अलग अलग होते हैं। तो अगर आपका रिटर्न एग्जाम निकलता है तो SSB जो होती है, SSB सेंटर जो होता है, आपको पहले से अलॉट मिलता है, लेकिन जो डेट है वो आप खुद चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका रिटर्न एग्जाम से निकलता है, अगर आपका IMA या OTA के लिए भरा है और वो अगर निकलता है, तो आपको www.joinindianarmy.nic.in में जाके आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। और लेकिन अगर आपका एयरफोर्स और INA है तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो IMA और OTA के लिए क्या है, आपके सिंपल से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो कुछ भी हो सकती है डिग्री, जैसे BA, BSc, BCom कुछ भी हो सकती है, तो आप IMA और OTA के लिए भर सकते हैं। लेकिन अगर नेवी के लिए भरने जाएंगे तो नेवी के लिए आपके लिए इंजीनियरिंग ट्रेड बहुत ज़रूरी होता है। इंजीनियरिंग इसमें मांगते हैं, मतलब BTech आपसे मांगते हैं। और साथ ही अगर आपके पास क्या भरना चाहते हैं, अगर आप एयरफोर्स अकेडमी भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास डिग्री तो होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ क्या होना चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए 10+2, मतलब 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स का होना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और या तो आपके पास होनी चाहिए BTech की डिग्री होनी चाहिए। तो फीस जो है इसमें, फीस है आपकी, तो इसमें जो फीस है आपकी 200 रुपीज़। लेकिन इसमें आपको एग्जाम्पन किसमें मिलता है, फीमेल में, SC ST में, इनमें आपको क्या मिल जाता है, एक्सेप्शन मिलता है। लेकिन 200 फीस जो है ये आपकी जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी के लिए है। और जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है आपकी 4 जून 2024। और ये लास्ट टाइम है आपका 6 PM, ये भी देखना ज़रूरी है। और साथ ही अगर हम देखना चाहें, अगर हम इसका सिलेबस के बारे में बात करें, तो सिलेबस या एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो इसमें अगर आप IMA या अगर सिलेबस को और डीप में देखा जाए तो जो आपका इसमें इंग्लिश का पेपर होता है उसमें आपके 10 से 11 टॉपिक्स होते हैं। तो जो जनरली टॉपिक्स जो आते हैं वो आते हैं स्पॉटिंग एरर्स के आते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस के 4 टुकड़े करके दिए जाते हैं, उनमें से आपको पता करना पड़ता है कि कौन से पार्ट में आपका एरर है। अगर किसी में एरर नहीं है तो D ऑप्शन जो होता है नो एरर का होता है, उसको सिलेक्ट करना होता है। दूसरा है वोकैब में क्या आते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आते हैं। तो जो ये होते हैं, वोकैब होती है, कई बार सिंपल सा आपको एक वर्ड दिया जाता है, सिंपल सा उसी के एंटोनिमस सिनोनिम बताने पड़ते हैं। और कभी कभार आपको एक सेंटेंस के बीच में एक वर्ड दिया जाता है, उसको अंडरलाइन किया जाता है और उसके सिनोनिम या एंटोनिम दिखाने पड़ते हैं। तीसरा है ईडियम्स एंड फ्रेजेस। चौथा है सेंटेंस कंप्लीशन। पांचवा है पैसेज। तो जनरली जो पैसेज आते हैं 2 आते हैं, 5-5 मार्क्स के, 5-5 क्वेश्चन के 2 आते हैं। उसके बाद आते हैं पैराजम्बल्स। तो पैराजम्बल्स में क्या होता है, आपके पास S1 और S6 दो सेंटेंस आपको दिए होते हैं, शुरुआत और लास्ट के, और बीच के 4 दिए जाते हैं।
और उन चारों को आपको अरेंज करना पड़ता है। और उसके बाद होता है ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। तो ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस में सिंपल सा 4 सेंटेंस दिए जाते हैं और उन चारों को आपको अरेंज करना होता है। उसके बाद क्लोज टेस्ट। तो क्लोज टेस्ट क्या होता है, पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ में से कुछ कुछ सेंटेंस, कुछ कुछ वर्ड्स को आपको क्या जाता है, गैप किया जाता है और उसके ऑप्शन वहीं पे दिए जाते हैं, तो आपको उन्हीं ऑप्शन से वहीं पर मिला के लगाना पड़ता है। उसके बाद सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का, तो आपको सेंटेंस गलत दिया जाता है, उसमें क्या इंप्रूव करना है ये दिखाना होता है। उसके बाद जो नया पैटर्न है वो है आपका कॉमनली यूज वर्ड्स का, जिसमें आपको लैटिन और फ्रेंच वर्ड भी दिए गए थे, उसके आपको अर्थ बताने थे। उसके आते हैं होमोनियम। होमोनियम होते हैं जो सेम साउंड करते हैं लेकिन अर्थ क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इस टाइप क्वेश्चन भी अब सीरियस में आने लगे हैं। फिर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ज़्यादातर प्रीपोजिशन या पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन से आते हैं। जो नया पैटर्न था उसमें आपका एक नया चीज़ और था, होता है कोरिलेटिंग सेंटेंस। इसमें आपको 2 सेंटेंस दिए गए थे और जो 4 ऑप्शन थे उनमें बताया गया था कि पहले और उसमें क्या रिलेशन है, ऐसा बताना था कि वो उसके बारे में बताता है कि उसका कॉन्ट्रास्ट है, किसका कोई रिलेशन नहीं है या कुछ है। तो उस टाइप के सेंटेंस जो आते हैं वो कोरिलेटिंग सेंटेंस थे, ये भी नया पैटर्न है। और जो लास्ट है वो है आपका वर्ड क्लासेस। वर्ड क्लासेस में क्या आते हैं, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, जिसमें आपके नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया और वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, इंटरेक्शन हो गया। तो ये बताने पड़ते हैं कि कौन सा क्या है। और अगर दूसरी बारे में जाए तो दूसरा आप पेपर होता है आपका जनरल नॉलेज का, जिसे हम जीके भी कहते हैं। तो जीके में आपकी जनरली हिस्ट्री क्वेश्चन, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। तो करंट अफेयर क्वेश्चन एक बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं सीडीएस के पेपर में। उसके बाद जो आजकल जो यूपीएससी के पेपर्स आ रहे हैं उनमें जो ज़्यादा टॉपिक जो ज़्यादा मेन हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट के अलावा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज क्वेश्चन आपके हर यूपीएससी के पेपर में मिल जाएंगे। और उसी से रिलेटेड आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो जो नए आविष्कार या जो नई चीज़ हो रही हैं, जैसे हमारा चंद्रयान-3 मिशन था, आदित्य L1 मिशन था, एक्सोसैट सैटेलाइट थी, तो उनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टर्म से आते हैं। उसके आते हैं कुछ जो आपके पेपर क्वेश्चन आते हैं वो आपके डिफेंस रिलेटेड आते हैं, कि जो डिफेंस की डीआरडीओ या इसरो की जो भी सैटेलाइट थी या डिफेंस के रिलेटेड जो नई नई मिसाइलें होती हैं उनके टेस्ट के बारे में पूछे जाते हैं। और लास्ट होता है आपका जनरल साइंस, जहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जनरली 10th लेवल के होते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चन 10th से ऊपर के भी होते हैं। लास्ट पेपर आपका मैथमेटिक्स का। तो ये आपको बताया था, ये आपका होता है खाली आईएमए और आईएनए और एएफए के लिए। तो ओटीए के लिए ये पेपर नहीं देना होता है, और ओटीए को फीमेल्स भी दे सकती हैं, और लेकिन आईएमए, आईएनए और एएफए को फीमेल्स नहीं दे सकती हैं। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, पहला क्वेश्चन होता है अर्थमेटिक का। इसमें आते हैं नंबर सिस्टम के ऑपरेशन के, मतलब प्लस माइनस इंटू और डिवाइड क्वेश्चंस। फिर आते हैं टाइम एंड वर्क के। टाइम एंड वर्क में ही आपके वेजेस के भी आते हैं, जो पगार मतलब वेतन कहते हैं उसके। फिर आते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन। इसके साथ ही आता है आपके सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन और प्रॉफिट एंड लॉस। तो जनरली जो देखा जाता है कि जो सीडीएस में जो आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का पेपर आता है वो आता है आपका 10th लेवल का। उसके बाद एलजेब्रा का क्वेश्चन है, इसमें आपके एचसीएफ और एलसीएम आते हैं, लेकिन जो जनरली जो एचसीएफ और एलसीएम होते हैं ये आपके पॉलिनोमियल्स के होते हैं। पॉलिनोमियल्स का हो गया, और लास्ट है इसका लीनियर इक्वेशंस का। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हार्ट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन भी आते हैं, और जनरली जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं जैसे साइन, कॉस, टैन, इनके जो फंक्शंस के क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं। फिर आते हैं ज्योमेट्री क्वेश्चन। ज्योमेट्री क्वेश्चन में आपके लाइन्स एंड एंगल हो गए और ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल में ज़्यादा क्वेश्चन आपको बनता है सर्कम रेडियस, इन सेंटर हो गया और एक्स सेंटर हो गया, इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से सिंपल क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है मेंसुरेशन का। तो मेंसुरेशन में आपके स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, जिसमें आपके 2D और 3D दोनों आते हैं। तो 2D में आता है आपके स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, ज़्यादातर ये आते हैं, पॉलीगन्स आते हैं। और 3D में आते हैं आपके पास जो सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, इनके बारे में आते हैं। सर्कल जो होता है वो भी 2D का ही पार्ट है। और लास्ट जो पोर्शन रहता है वो आपका स्टैटिक्स रहता है। तो थैंक यू गाइस। तो ये था आपका सीडीएस का सिलेबस के बारे में था, और हमने सीडीएस की एलिजिबिलिटी के बारे में देख लिया, उसकी एज क्राइटेरिया के बारे में देख लिया, और ये था आपका स्कीम और आपका सिलेबस। तो होप आपको पसंद आई वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।